हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय संविधान के विकास को समझेंगे जो कि 1935 से 1950 तक का सफर रहेगा। इससे पहले वीडियो में हमने 1935 तक जो कि 1757 से लेकर के 1935 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के सबसे पहले इससे पहला वीडियो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। स, सबसे पहले पिछला कुछ पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1757 से 1935 तक वन लाइनर रिवीजन स्लाइड ये है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 1757 आपको याद होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें जो है अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी थी। अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी थी। ठीक है, फिर 1764 को देखते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति जो थी इसमें मजबूत हुई थी। फिर उसके बाद 1765 दीवानी का अधिकार। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व अधिकार मिल चुका था। ठीक है, राजस्व का अधिकार मिल चुका था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में पहली बार प्रशासनिक नियंत्रण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आई थी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर में जो है यह नियंत्रण स्थापित करने का यह पहला कदम था। फिर 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? व्यापारिक एकाधिकार जो था वह समाप्त हो चुका था, चाय और चीन को छोड़ करके। ठीक है, शिक्षा की शुरुआत यहीं से होती है। फिर 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक थे। 1853 का चार्टर एक्ट सिविल सेवा परीक्षा की यहाँ पर नींव पड़ती है। फिर 1757 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कंपनी के शासन का अंत यहाँ पर हो जाता है। कंपनी शासन का अंत हो जाता है और शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से शुरू हो जाती है। 1858 भारत शासन अधिनियम आता है। सबसे पहला भारत शासन अधिनियम, शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ चुका था यहाँ पर। फिर 1861 का परिषद अधिनियम आया था। विधान परिषदों की शुरुआत हुई थी। विधान परिषदों की शुरुआत हुई थी। 1892 परिषद अधिनियम आया था। समिति प्रतिनिधित्व यहाँ पर बना था। फिर 1909 जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत यहाँ से होती है 1909 में। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ से द्वैध शासन यानी कि डायरकी की शुरुआत होती है। 1935 भारत सरकार अधिनियम, संविधान का आधार और संघीय ढांचा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 1939 में हुए द्वितीय विश्व युद्ध को जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उसके बाद जो है सो युद्ध शुरू हो चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध। जर्मनी के तानाशाह शासक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर था। युद्ध जो था वह दो गुटों में बन गया था। युद्ध के दो गुट बने थे। पहला गुट का नाम था धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। आपसे प्रश्न पूछेगा धुरी राष्ट्र का हिस्सा कौन कौन था? तो धुरी में था जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। ध्यान रखना है उस समय पे अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों साथ साथ थे। साथ में ब्रिटेन और फ्रांस भी था। भारत को बिना भारतीयों की सहमति के ही युद्ध में शामिल किया गया था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को तेज किया। ब्रिटेन को भारत का समर्थन चाहिए था, इसलिए संवैधानिक आश्वासन दिया गया। 1940 में सबसे पहले क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। युद्ध का प्रत्यक्ष यह परिणाम था। 1942 में फिर क्रिप्स मिशन भी युद्ध से ही जुड़ा हुआ था। युद्ध के कारण ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हुआ था। युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र रखना कठिन हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध ने संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। अगला है अगस्त प्रस्ताव को हम डिटेल में जानेंगे। 1940 में यह आया था। देखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 की घोषणा 8 अगस्त 1940 को हुई थी। अगस्त प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के दौरान लाया गया। यह प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा घोषित किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो आया था उस समय पे भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो था। अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करता था। इसमें भविष्य में संविधान निर्माण का आश्वासन दिया गया। प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। संविधान निर्माण में अल्पसंख्यकों की सहमति अनिवार्य बताई गई थी। अगस्त प्रस्ताव में तत्काल स्वतंत्रता नहीं दी गई।
इसमें डोमिनियन स्टेटस का स्पष्ट आश्वासन नहीं था। वायसराय की विशेष शक्तियों में कोई कटौती नहीं की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात की गई थी। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस की अस्वीकृति का कारण पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव था। मुस्लिम लीग भी इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। अगस्त प्रस्ताव का ऐतिहासिक महत्व यह है कि पहली बार संविधान निर्माण को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अब हम क्रिप्स मिशन 1942 को जानेंगे। देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत भेजा गया था। यह मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। मिशन का नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगोती, याद रखना है। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना था। युद्ध समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव था। भारत को अपना संविधान स्वयं निर्माण करने की अधिकार देने की बात की गई। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव भी किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों प्रांत द्वारा निर्वाचित और देशी रियासत द्वारा नामित होने थे। किसी भी प्रांत को यह अधिकार दिया गया था कि वह नए संघ में शामिल न हो। संघ में न शामिल होने वाले प्रांतों को अलग संविधान बनाने की अनुमति थी। युद्ध काल में पूर्ण भारतीय अंतरिम सरकार का प्रावधान नहीं था। रक्षा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहने वाली थी। वायसराय की विशेष शक्तियां जो थी वह यथावत थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया क्योंकि तत्काल स्वतंत्रता नहीं दी गई थी इसमें। मुस्लिम लीग भी इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। क्रिप्स मिशन की असफलता का मुख्य कारण भारतीय एकता को खतरा था। क्रिप्स मिशन की विफलता से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ऐतिहासिक महत्व, पहली बार संविधान सभा की स्पष्ट योजना सामने आई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई। यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई अधिवेशन में शुरू हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी ने आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो आपका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता था। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था। आंदोलन की घोषणा के तुरंत बाद गांधी जी सहित बड़े कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है। नेतृत्व के अभाव में आंदोलन जन आंदोलन के रूप में फैल गया। जन आंदोलन के रूप में यह फैल गया था। आंदोलन में छात्र, किसानों, मजदूरों और महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही थी। प्रश्न ये पूछता है कि आंदोलन में कौन कौन से वर्ग थे? तो आपका आंसर सभी होना है। छात्रों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया था। कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। आंदोलन का स्वरूप अहिंसक लेकिन उग्र हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कठोर दमन से दबाया। भारत छोड़ो आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब ब्रिटिश शासन स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार की भारत में स्थिति कमजोर हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम जन आंदोलन माना जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम जन आंदोलन किसे माना जाएगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब हम आगे देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 को। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया यह अंतिम महत्वपूर्ण योजना था। यह मिशन जो है मार्च 1946 में भारत आया था। मिशन का उद्देश्य भारत को सत्ता हस्तांतरित की प्रक्रिया तय करना था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था और एबी अलेक्जेंडर था। ये तीन नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य प्रस्ताव भारत को एक संघीय राज्य बनाए रखना था। इस योजना में भारत के विभाजन को तत्काल अस्वीकार कर दिया गया। प्रस्तावित संघ में केंद्र और प्रांत के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया। केंद्र के पास केवल 3 विषय, जो कि पहला था विदेश नीति, फिर रक्षा और संचार, रखे गए थे। शेष सभी विषय प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में दिए गए थे। तो केंद्र के पास याद रख लेना है विदेश नीति, रक्षा और संचार। बाकी जो भी था वह प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में था। प्रांतों को समूह में ग्रुप ए, बी एवं सी में बांटने का प्रस्ताव किया गया था। समूह व्यवस्था का उद्देश्य भारतीय लीग की मांग को आंशिक रूप से संतुष्ट करना था। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान के गठन का प्रस्ताव स्पष्ट प्रावधान किया गया था।
संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होने थे। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार मिल गया था। देशी रियासतों को संविधान सभा में शामिल होने का विकल्प दिया गया। योजना में अंतरिम सरकार बनाने का भी प्रावधान था। कैबिनेट मिशन योजना को प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। बाद में योजना की व्याख्या को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। मतभेदों के कारण कैबिनेट मिशन योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी। इस योजना के परिणाम स्वरूप संविधान सभा की स्थापना 1946 में होती है। कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा को जानेंगे। संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत ही किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। 9 दिसंबर 1946 को यह हुआ था। संविधान सभा के कुल सदस्य प्रारंभ में कितने थे? 389 थे। विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घट करके 299 रह गई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान ने भारत का संविधान स्वयं बनाया। संविधान सभा ने भारत का संविधान स्वयं बनाया, किसी बाहरी संसद द्वारा नहीं बना था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर गठित की गई थी। संविधान सभा ने 11 सत्रों में संविधान का निर्माण किया था। संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा में 114 दिनों तक विस्तृत बहस हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसलिए हम संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी की तिथि पूर्ण स्वराज यानी कि 1930 की स्मृति में चुनी गई थी। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संप्रभु संस्था थी। संविधान सभा का कार्य लोकतांत्रिक, विचारशील और समावेशी था। अब हम जानेंगे माउंटबेटन योजना 1947। माउंटबेटन योजना 1947 को 3 जून 1947 को घोषित किया गया था। 3 जून 1947 को घोषित किया गया था। इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। माउंटबेटन उस समय भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता का शीघ्र हस्तांतरण था। इस योजना में भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया था। योजना के अनुसार भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांटना तय हुआ। पाकिस्तान का गठन पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में प्रस्तावित था। माउंटबेटन योजना ने कैबिनेट मिशन योजना की समूह व्यवस्था को समाप्त कर दिया। योजना के अनुसार 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण होना तय हुआ। इस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश संसद द्वारा 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पारित किया गया। प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय करें। पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रावधान किया गया। पंजाब और बंगाल के विभाजन हेतु सीमांकन आयोग बनाया गया। सर रेडक्लिफ को सीमांकन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सिंध को पाकिस्तान में शामिल करने का निर्णय लिया गया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पार्ट था वह जनमत संग्रह कराने का प्रावधान किया गया। असम के सिलहट जिले में भी जनमत संग्रह कराया गया। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया गया। माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभाएं संप्रभु निकाय थी। भारत और पाकिस्तान की संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। इस योजना ने ब्रिटिश शासन के अंत की अंतिम रूपरेखा तैयार की। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। अब हम भारतीय संविधान को जानेंगे। स्रोत: भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संविधान का सबसे अधिक प्रभाव रहा था। ब्रिटिश संविधान का सबसे अधिक प्रभाव रहा भारतीय संविधान पर। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। नीति निदेशक जो है यह आयरलैंड से लिया गया था। संघीय व्यवस्था जो था वह कनाडा से प्रेरित था और मौलिक कर्तव्य जो है यह सोवियत रूस संविधान से लिए गए जो कि बाद में जोड़ा गया था। प्रकृति व स्वरूप: भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित प्रावधान है। यह संविधान संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव रखता है। संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव रखता है। भारतीय संविधान लिखित, कठोर एवं लचीला तीनों स्वरूप का मिश्रण है। संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संरचना: प्रारंभ में संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद है, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान का पहला भाग संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है और अंतिम भाग संशोधन से संबंधित है।
अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनशील है। राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्व है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान की प्रमुख विशेषता है। शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की आधारशिला है। न्यायिक समीक्षा संविधान की रक्षा का प्रमुख साधन है। संशोधन। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान न तो अत्यधिक कठोर है और न ही पूर्णतः लचीला है। ऐतिहासिक महत्व। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना करता है। यह संविधान एकता में विविधता के सिद्धांत को मान्यता देता है। संविधान भारत को लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य बनाता है। भारतीय संविधान जनसत्ता और विधि के शासन पर आधारित है। अब हम कुछ स्मार्ट समरी को देखते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए 1935 भारत सरकार अधिनियम आया था। भारतीय संविधान का यह मुख्य आधार बना था, ब्लूप्रिंट बना था। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता लागू होता है। भारतीय नेताओं को शासन का व्यवहारिक अनुभव यहाँ से प्राप्त होता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। भारत को बिना सहमति युद्ध में शामिल कर दिया जाता है। 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा ब्रिटिश नीति के विरोध में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन जो कि संविधान सभा के गठन का स्पष्ट प्रावधान करता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 1947 में माउंटबेटन योजना आता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र संविधान सभा संप्रभु निकाय बन जाती है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में होती है। 1947 से 1949 तक संविधान निर्माण में 11 सत्र चला था जो कि 114 दिनों की बहस के दौरान हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। भारत गणराज्य बन जाता है। अब हम कुछ इंपोर्टेंट पीवाईक्यू को देखेंगे जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से किनका प्रावधान किया था? प्रांतीय स्वायत्तता, ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासत का संघ, केंद्र में द्वैध शासन। इन तीन में से क्या आंसर होगा? केवल एक और दो, या केवल 2 और 3, या 1, 2 और 3? सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों में स्वायत्त शासन लागू किया गया था, तो इसलिए पहला जो है वह सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर दूसरा है कि संघ का प्रस्ताव था लेकिन लागू नहीं हो सका, तो ब्रिटिश भारत में देशी रियासतों का संघ का प्रस्ताव था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव यहाँ पर नहीं था। केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव था पर लागू नहीं होता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता थी? तो कौन थी? केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, पृथक निर्वाचन समाप्त, मौलिक अधिकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने क्या प्रस्तावित किया था? पूर्ण स्वतंत्रता, पाकिस्तान का निर्माण, भारत के लिए संविधान सभा, या डोमिनियन स्टेटस। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, पहली बैठक 26 जनवरी 1950, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित, मुस्लिम लीग ने पूर्ण भाग लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा सी, संविधान सभा का गठन 1946 के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका से ली गई थी, पहला कथन।
दूसरा कथन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया था। आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न तो एक न तो दो। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। दोनों कथन सही है। प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका से ली गई थी और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है यह आयरलैंड से लिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने क्या प्रावधान किया? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल पद समाप्त, ऑप्शन बी भारत का विभाजन, ऑप्शन सी संघीय न्यायालय, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का विभाजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी? संघीय न्यायालय, प्रांतीय स्वायत्ता, द्विसदनीय विधायिका या मौलिक अधिकार। तो कौन सा विशेषता नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 1935 अधिनियम में नहीं बल्कि भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न और आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी, बी एन राव, एच सी मुखर्जी या अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एन राव ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन कर प्रारूप तैयार किए थे, इसलिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? बी एन राव। तो यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है। इसी तरीके से अब हम आगे पढ़ेंगे संविधान सभा डिटेल में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।